नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। देश में पिछले कई सालों से एससी और एसटी समुदाय को आरक्षण मिल रहा है। एससी यानी अनुसूचित जाति को 15%, तो वहीं एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इन दोनों समुदायों में हजारों जातियां शामिल हैं। देश भर के इन हजारों जातियों को सिर्फ एससी एसटी यानी दो समुदाय में बांटकर आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद इन दोनों समुदायों को मिल रहे आरक्षण की व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो सकता है। सर्वोच्च अदालत ने इन दोनों समुदाय के आरक्षण में आरक्षण का फैसला सुनाकर एक नई बहस छेड़ दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद देश की सियासत में तूफान आ गया है। आखिर क्यों? अदालत के इस फैसले ने कैसे सियासी दलों की नींद उड़ा कर रख दी है, ये रिपोर्ट देखिए। आरक्षण जो दलितों को, आदिवासियों को जो दिया गया था, इसमें क्रीमी लेयर का क्या मामला है? इसमें आर्थिक तौर पे तो था ही नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने इसलिए आरक्षण दिया था जो सदियों से या अभी भी जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जो डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था, उसको पाटने के लिए ये आरक्षण है। नैरेटिव हम नहीं सेट करते हैं, हम जेन्युइन प्रतिक्रिया देंगे और जब तक जजमेंट नहीं पढ़ेंगे तब तक हम नहीं करेंगे। बहुत शानदार फैसला है, बहुत शानदार फैसला है। और हम समाजवादी लोग आज से नहीं 60 के दशक से इन बातों की मांग कर रहे थे। रूल जो है आर्टिकल 341 का तो वायलेशन हो जाएगा अगर इस तरह किया गया। सर्वदलीय बैठक हो, इस पर विशेष चर्चा हो, विस्तृत चर्चा हो, सदन में भी चर्चा हो। बगैर सदन के चर्चा किया, बगैर सर्वदलीय चर्चा किया, इसको किसी भी कीमत पर संसदीय कमेटी में भेज देना चाहिए। कोटे के भीतर कोटा, किसे फायदा किसको घाटा। आरक्षण का क्रीम बदलने वाला है सियासी सीन। हर दल की अपनी अपनी राय, वंचितों को न्याय से किसे भय। रिजर्वेशन पर सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले ने देश की सियासत में तूफान ला दिया। देश की दोनों बड़ी पार्टियों को छोड़कर तमाम क्षेत्रीय सियासी दल मुखर होकर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कोई पक्ष में है तो कोई पुरजोर तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहा है। आपको एक एक दल का अपना अपना स्टैंड बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जान लीजिए जिससे आने वाले दिनों में देश का पूरा सियासी सीन बदलने वाला है। सर्वोच्च अदालत ने अपने एक फैसले में कहा है कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है, यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती हैं। इसे लेकर राज्य विधानसभाएं कानून बनाने में सक्षम होंगी। सुप्रीम कोर्ट के 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सब क्लासिफिकेशन यानी कोटे में कोटा आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि सब कैटेगरीज को सूची से बाहर नहीं रखा गया। आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था देते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह काम बगैर आंकड़ों के नहीं किया जाना चाहिए। मतलब सरकारों को ये पहले पता करना होगा कि एससी और एसटी में कौन कितना आगे है, कौन कितना पीछे है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने परोक्ष रूप से जातिगत जनगणना कराए जाने की जरूरत बताई है। अब जब जातिगत जनगणना होगी
तो ये भी साफ हो पाएगा कि SC/ST में कितने बहुत पीछे हैं, कितने बहुत आगे निकल चुके हैं जिन्हें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होगा कि जो लोग इस बात की पैरवी करते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो असहज हो जाएंगे, क्योंकि अब तक जो मौन थे, अब तक जो नौकरियों में जिनकी संख्या बहुत कम थी, जो अब तक पढ़ नहीं पा रहे थे, वो अपनी हिस्सेदारी की मांग करेंगे और तब जातिगत जनगणना की आज पैरवी करने वाले असहज हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश में सियासी बवाल शुरू हो गया। सत्ताधारी दल बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस यूं तो अब तक इस मसले पर खुलकर कुछ नहीं कह रही थी, मगर उनकी सहयोगी पार्टियां मैदान में आ गईं। केंद्र में विपक्ष की भूमिका निभा रही समाजवादी पार्टी और आरजेडी का इस मुद्दे पर अलग अलग राय। बहुत शानदार फैसला है, बहुत शानदार फैसला है। और हम समाजवादी लोग आज से नहीं 60 के दशक से इन बातों की मांग कर रहे थे और उस पर माननीय न्यायालय ने आज मोहर लगाकर ये बात साबित होती है कि समाजवादियों की जो मांग थी बहुत जायज मांग थी, न्याय संगत मांग थी। जरूरतमंदों के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे और मैं सोचता हूँ माननीय न्यायालय के फैसले के बाद तो सरकार को अपनी नीति में, अपनी नियत में बदलाव करना चाहिए। कैसे तय होगा कि ये आरक्षण किसको मिले और किसको ना मिले? क्या कोई नई चीज है? क्या पहले से तय नहीं है? क्या कोई नई चीज नहीं है, पहले से तय है। मंडल आयोग डिफाइंड है, संविधान में डिफाइंड है, कोई नई चीज नहीं। माननीय न्यायालय ने उस बात पे मोहर लगाई है और माननीय न्यायालय का अभी पूरा फैसला नहीं देखा। कहीं न कहीं इस बात का जिक्र जरूर आया होगा कि आखिर इतने सालों से आरक्षण होने के बाद भी भागीदारी क्यों नहीं मिल पाई। आरक्षण जो दलितों को, आदिवासियों को जो दिया गया था, इसमें क्रीमी लेयर का क्या मामला है? इसमें आर्थिक तौर पे तो था ही नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने इसलिए आरक्षण दिया था जो सदियों से या अभी भी जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जो डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था उसको पाटने के लिए ये आरक्षण है। तो इसको तो आर्थिक तौर पे ये आया कहां से मामला? तो ये पूरी तरीके से हम लोग जो है इसके पक्ष में नहीं है। वर्गीकरण को लेकर के ये आर्थिक तौर पे नहीं है। अगर आर्थिक तौर पे ही आपको न्याय दिलाना है तो आप नौकरी दीजिए सबको। क्यों नहीं देते नौकरी? नौकरी की बात क्यों नहीं करते हो? वहीं केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी के सहयोगी दल LJP-R और निषाद पार्टी की राय भी जुदा जुदा है। देखिए, मैं इसका समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को। और आज सही माने में अंबेडकर की आत्मा आज खुश होगी कि जिस निचले पावदान पर रहने वाले लोगों को जो सदियों से सताए जाते थे, उनका दरवाजा आज खुला है। क्योंकि एक सिद्धांत है, रिपोर्ट बार बार आई है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो जब वो बड़ा हो गया तो छोटे को अवसर देना। गांव में झोपड़ी वाला रोड पर पाइपलाइन में बैठा हुआ आदमी, डिनोटिफाइड ट्राइब्स जो है, अर्ध घुमंतु है, परेशान है, वो उसके पास न घर है, न द्वार है, न झोपड़ी में, उसके लिए आरक्षण है ना। तो उसको अवसर अब हमें सुप्रीम कोर्ट के इसमें मिलेगा। और निश्चित रूप से हम चाहूंगा कि आज के दिन में जो बजट है वो बजट भी पहले उनके लिए अलॉट किए जाए कि भाई SC/ST आयोग है तो जो निचले पावदान पर हों वो सारे बजट उनके विकास के लिए हो। कि जो क्रीमी लेयर का बात हो रहा है शेड्यूल कास्ट में, उसमें मेरे को ये लगता है कि जो आरक्षण का आधार है वो छुआछूत था। जब संविधान ने हमें आरक्षण दिया था तब उसका जो मेन आधार था वो छुआछूत था। अगर आपकी जाति, कभी भी जाति के आधार पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, अनटचेबिलिटी आपके साथ प्रैक्टिस की गई है या आपको कभी भी उस जाति के आधार पर आपके साथ गलत हुआ है, उन सारों को आरक्षण का अधिकार मिला था ताकि उनका सामान्य प्रतिनिधित्व हो सके समाज में, सोशल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो अब जो क्लास डिविजन्स या सब डिविजन्स लाने का प्रयास है, शेड्यूल कास्ट में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर कैसे हो सकता है? इसका आधार कुछ और है और आप उसका अब आधार कुछ और प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो। तो हमें नहीं लगता है कि ये सही रहेगा। BSP चीफ मायावती ने भी इस फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि
सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ भी नहीं। क्या देश के खासकर करोड़ों दलितों और आदिवासियों का जीवन द्वेष और भेदभाव मुक्त, आत्मसम्मान और स्वाभिमान का हो पाया है? अगर नहीं तो फिर जाति के आधार पर तोड़े और पछाड़े गए इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना उचित? अब जरा ये समझिए कि कोटा के भीतर कोटा क्या होता है। दरअसल कोटा के भीतर कोटा का मतलब है आरक्षण के पहले से आवंटित प्रतिशत के भीतर एक अलग आरक्षण व्यवस्था लागू करना। यह मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि आरक्षण का लाभ समाज के सबसे पिछड़े और जरूरतमंद जातियों तक पहुंचे। यानी रिजर्वेशन सिस्टम में होने के बावजूद भी जिन जातियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है उसे भी फायदा मिले। इसका मकसद आरक्षण के दायरे में आने वाले बड़े समूहों के भीतर छोटे और कमजोर वर्गों का अधिकार सुनिश्चित करना है, ताकि वो भी आरक्षण का लाभ उठा सके। जाहिर है सियासी दलों में हड़कंप मचनी तय। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय जिसमें रिजर्वेशन सब क्लासिफिकेशन की बात कही गई है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, इसका बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ने जा रहा है भारत की राजनीति पे, क्योंकि अभी तक शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को पॉलिटिकल पार्टियों ने एक होमोजीनस सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में देखा है और उसी हिसाब से पॉलिटिकल पार्टियां अपना निर्णय करती रही, अपनी स्ट्रेटजी तैयार करती रही और उसका चुनाव दर चुनाव फायदा लेते रही। पहली दफा अब ये लग रहा है कि ये जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है उसमें अब उसके भीतर भी अब डिवीज़न होगा और मेरे ख्याल से लगता है कि पहले भी पॉलिटिकल पार्टियों ने इस ध्यान से कई एक अपनी रणनीति तैयार की थी। बात SC/ST के जातियों के अंदर जातियों को आरक्षण देने तक ही सीमित नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इन जातियों में आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन यानी क्रीमी लेयर की भी बात कही। संविधान पीठ की बेंच में शामिल जस्टिस गवई ने अपने फैसले में कहा कि राज्यों को SC और ST समुदाय में भी क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए। इसके लिए राज्यों को अनिवार्य रूप से नीति विकसित करनी चाहिए जिससे उन जातियों को आरक्षण से बाहर लाया जा सके। समानता हासिल करने का यही एकमात्र असल तरीका है। वहीं बेंच में शामिल जस्टिस पंकज मित्तल ने एक और तर्क देते हुए कहा कि आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित होना चाहिए। अगर एक पीढ़ी आरक्षण के जरिए हाई स्टेटस तक पहुंच गई है तो अगली पीढ़ी आरक्षण की हकदार नहीं होनी चाहिए। कोर्ट के इस फैसले को कुछ सियासी दल विभाजनकारी मानते हैं। उनका तर्क है कि इससे समुदायों के बीच दरार बढ़ सकती है। रूल जो है आर्टिकल 341 का वायलेशन हो जाएगा अगर इस तरह किया गया। साथ साथ जो है एक जस्टिस बेला द्विवेदी है, उन्होंने इसको अपोज किया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी सहमति नहीं है पूर्ण रूप से। तो बहुत सब चीजों को तथ्यों को जानना पड़ेगा, लेकिन मैं समझता हूँ मुझे लिए सबसे पहले मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं देखना चाहता हूँ कि जिन जजों ने फैसला लिया उनमें से SC/ST के कितने जज हैं और साथ साथ जो है जिन वकील जो है इसके समर्थन उसके विरोध में खड़े थे उनमें से कितने SC/ST के हैं और कौन सी पार्टी जुड़े हुए हैं, उनका चरित्र क्या है, वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे सरकारों के सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं या फिर वो इन वर्गों का हित चाहते हैं। तो ये इंटरेस्ट जब भी जानना बहुत जरूरी है। तो चेहरे भी उजागर होने चाहिए। हमारे लोग किसी को भी अपना मान बैठते हैं, अगर वो उनकी बात कर दे, उनके लिए दो बात अच्छी कह दे, तो SC/ST के लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि उनको कौन जो है नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। SC/ST में क्रीमी लेयर के प्रावधान के फैसले से कैसे सियासी समीकरण बदल सकते हैं ये भी समझ लीजिए। इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जब OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था दी थी तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जिस परिवार को एक बार आरक्षण की व्यवस्था मिल जाती है, आरक्षण की सुविधा मिल जाती है, उस परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बदल जाती है। उस परिवार को दोबारा आरक्षण की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था की पैरवी करते हुए वही दलील दी है। जस्टिस गवई ने अपने फैसले में कहा है कि अगर एक ही परिवार को बार बार आरक्षण की सुविधा मिलेगी तो उस समाज के बाकी वंचित लोगों तक ये सुविधा नहीं पहुंच पाएगी और तब संविधान बनाने वाले और आरक्षण की व्यवस्था लागू करने वालों की मंशा पूरी नहीं हो पाएगी। अब ऐसे में सवाल ये है कि SC/ST में अगर क्रीमी लेयर वाला फॉर्मूला लागू होता है तो फिर इससे मौजूदा आरक्षण व्यवस्था कितना बदल जाएगी और सियासत में इसका क्या असर पड़ेगा। अब यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि कितना वो जमीनी सर्वे कराती है।
कितना वो साइंटिफिक डेटा इकट्ठा करती है, कितना इस पर रिसर्च करती है कि उस शेड्यूल कास्ट जिसको 15% रिजर्वेशन का लाभ है और शेड्यूल ट्राइब जिसको 7.5% रिजर्वेशन का लाभ है, उसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कितने लोग पिछड़े हुए हैं जिनको अभी तक इसका लाभ नहीं मिला। अगर सरकार उस साइंटिफिक डेटा के आधार पर उन लोगों तक लाभ पहुंचाती है तो शायद उनके उत्थान में एक बड़ी क्रांति होगी। किसी कारण से अगर वो उपेक्षित रह गए हैं, किसी कारण से उनको अपने वर्ग के रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पाया है, तो अब उनको लाभ मिलना शुरू होगा। ये डिपेंड करता है कि राज्य सरकार कितनी ईमानदार रहती है, खास करके उस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स तबके को लेकर के जो उपेक्षित हैं अभी भी, जो अभी भी लाभ से वंचित हैं। ओबीसी में सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर का प्रावधान पहले से। इसके तहत ओबीसी श्रेणी को क्रीमी लेयर यानी आर्थिक रूप से संपन्न और नॉन क्रीमी लेयर यानी आर्थिक रूप से कमजोर के मुताबिक बांटा गया, जिसमें नॉन क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ मिलता है। कई राज्य इसे काफी सालों से फॉलो भी कर रहे हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों ने SC, ST और ओबीसी श्रेणियों के भीतर अलग अलग उप श्रेणियों को भी आरक्षण देने की व्यवस्था की। तमिलनाडु में पिछड़ा वर्ग BC, अत्यंत पिछड़ा वर्ग MBC और अति पिछड़ा वर्ग वनियार जैसी सब कैटेगरी में ओबीसी आरक्षण लागू किया गया। कर्नाटक में अनुसूचित जाति के भीतर 2 सब कैटेगरी कोडवा और माडिका को अलग अलग आरक्षण दिया गया। इसके अलावा बिहार में ओबीसी के अंदर अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC बनाकर आरक्षण दिया जा रहा। सर्वोच्च न्यायस्थान का जो फैसला है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स में वर्गीकरण माने सब कैटेगराइजेशन के संदर्भ में मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला का स्वागत करता हूं। ये सामाजिक न्याय की दिशा में और एक कदम आगे बढ़ने के लिए ये अच्छा मौका देता है। और मैं मेरा लेजिस्लेटिव करियर का आरंभ में से ही 1978 जब मैं विधानसभा में थे उस समय से भी मैं ये सब कैटेगराइजेशन को मदद करते रहा। कारण क्योंकि ये सब कैटेगराइजेशन कोई कम्युनिटी का कोई वर्ग का खिलाफ नहीं है। ये सामाजिक न्याय सबको मिले उसी दिशा में एक कदम है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि इस वक्त देश में आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था क्या है। ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को 27% आरक्षण का लाभ मिलता है। वहीं अनुसूचित जाति यानी SC को 15 और अनुसूचित जनजाति यानी ST को 7.5% आरक्षण दिया जाता है। इसके अलावा सामान्य श्रेणी से ताल्लुक रखने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को EWS के तहत 10% रिजर्वेशन मिलता है। आरक्षण के तमाम पहलुओं को अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो इसका ज्यादातर फायदा क्षेत्रीय दलों को मिलता है। ऐसे में जाहिर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकारें अगर नई व्यवस्था लागू करती हैं तो इसका सबसे ज्यादा असर क्षेत्रीय दलों पर तो पड़ेगा ही। साथ ही देश की सियासत भी एक नए रंग रूप में नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।